देश और दुनिया की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। पेरिस ओलंपिक्स से बड़ी खबर आ रही है। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। ओवरवेट की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। 50 ग्राम ज्यादा विनेश फोगाट का वजन निकला। 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल में विनेश फोगाट पहुंची थी, लेकिन फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी चूंकि ओवरवेट की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका भारत के लिए है, एक बहुत बड़ा झटका विनेश फोगाट के लिए है। पेरिस ओलंपिक्स से बहुत बड़ी खबर आ रही है विनेश फोगाट को लेकर, जिनसे देश उम्मीद कर रहा था कि सिल्वर या गोल्ड मेडल जीत के विनेश फोगाट लाएंगी, लेकिन अब बहुत मुश्किल लग रहा है कि कुछ भी हो, क्योंकि विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। कुश्ती का फाइनल मुकाबला ऐसे में विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी। ओवरवेट की वजह से विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई और देखिए कितना उनका वजन ज्यादा निकला। 50 ग्राम ज्यादा विनेश फोगाट का वजन निकला और यही वजह रहा कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल में विनेश फोगाट पहुंची थी, लेकिन अब वो फिनाले नहीं खेल पाएंगी, फाइनल नहीं खेल पाएंगी क्योंकि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 50 ग्राम ज्यादा विनेश फोगाट का वजन निकला और इसीलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। ओवरवेट की वजह से वो फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी, यानी कि अब उम्मीद भारत की टूट गई है, चाहे वो सिल्वर हो या फिर गोल्ड मेडल। विनेश फोगाट से उम्मीद थी कि वो आज मेडल पक्का जीत कर लाएंगी, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स से बड़ी खबर निकल कर ये आई कि विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। कुश्ती का मुकाबला जो फाइनल मुकाबला था, जिस पर पूरे देश की निगाह थी, भारतीयों की निगाह थी, अब विनेश फोगाट कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। ओवरवेट होने की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया था। 50 ग्राम ज्यादा विनेश फोगाट का वजन निकला। 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल में विनेश फोगाट पहुंची थी और इससे पहले उन्होंने क्वालिफाई करने में जिस कंटेस्टेंट को हराया था, वो इंटरनेशनल कभी भी कोई भी गेम नहीं हारी थी, ओलंपिक पदक विजेता रही थी, उसको हराकर क्वालिफाई करके वो फाइनल में पहुंची, फाइनल में जगह बनाई। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि चलिए कम से कम सिल्वर तो पक्का हो गया, अब गोल्ड पर निगाह है विनेश फोगाट की, लेकिन वो तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बड़ी खबर आ रही है पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि विनेश फोगाट कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। दरअसल ओवरवेट होने की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। 50 ग्राम विनेश फोगाट का वजन ज्यादा निकला। 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल में विनेश फोगाट पहुंची थी। रात को उन्हें जानकारी मिल गई थी कि उनका कुछ ग्राम जो है वजन ज्यादा है। ऐसे में रात भर वो सोई नहीं, उस पर मेहनत करती रही, लेकिन जब सुबह दोबारा मेजरमेंट किया गया तो एक बार फिर उनका वजन ज्यादा ही निकला। 50 ग्राम ज्यादा विनेश फोगाट का वजन निकला है और ऐसे में अब वो फाइनल मुकाबला कुश्ती का नहीं खेल पाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। विनेश फोगाट को लेकर जानकारी यह मिली है कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अयोग्य घोषित होने का मतलब ये होता है कि वो कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। दरअसल ओवरवेट की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया। वहीं पेरिस ओलंपिक्स में 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय शूटर मनु भाकर स्वदेश लौट आई हैं। मनु का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही मनु के माता पिता ने उन्हें गले लगाकर माथा चूम लिया। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। मनु भाकर ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली महिला शूटर बनी है। साथ ही मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के महिला और मिक्स टीम इवेंट में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मनु भाकर एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी है। मनु भाकर ने शूटिंग में 12 साल बाद भारत को पदक दिलाया है। उससे पहले आपको बताया कि नॉर्मन प्रचंड, सुशील कुमार और पीवी सिंधु ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत पाए हैं। मनु पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजावाहक भी होंगी। मनु भाकर रविवार को होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी के लिए वापस पेरिस लौटेंगे।
बहुत बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी लीला पैलेस। मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूँगी और अपना बेस्ट देती रहूँगी। उस समय में तो सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं कि अच्छे से अच्छा हो, जितना अच्छा हो सके मैं बस कोशिश करती रहूँ प्रदर्शन करने का और जो मेरी टेक्निक है बस उसको फॉलो करूँ। तो इतना ज़्यादा मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी, बस कोशिश कर रही थी कि अच्छा करूँ। बहुत लंबे समय से मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था अच्छे से और यहाँ पहले ही स्वागत में मुझे आलू के पराठे और बहुत सारे और व्यंजन खाने को मिले तो बहुत अच्छा लगा। गर्व की बात है कि एक भारत की 22 साल की मतलब छोटी बच्ची है जिसने देश के लिए इतिहास रच दिया। तो आई थिंक इट्स ऑनर एंड आई एम द मोस्ट आई थिंक प्राउडेस्ट पर्सन दैट कि ओलंपिक वाला सपना जो मेरा रह गया था इसके माध्यम से पूरा हुआ। जसपाल इंटरनेट पे आपको चक दिया कि शाहरुख खान से कंपेयर करा गया है। इट्स ऑनर फॉर मी। अगर उस जगह पे मुझे रख के देखा जा रहा है तो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। बांग्लादेश में शेख हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद कुछ नहीं बदला। हिंसा अब भी जारी है। बड़ा खतरा अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर मंडरा रहा है। बांग्लादेश के 29 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क उठी है। कई जगहों पर मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात, कट्टरपंथी चेहरा, आंदोलन सिर्फ मोहरम। हसीना के जाते ही खूनी खेल शुरू। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी माहौल ठंडा नहीं हो रहा है। हर तरफ आगजनी, हमले, लूटपाट और हत्याओं का दौर चल रहा है। जिसे जो जहां मिल रहा है उसे ही लूट कर भाग रहा है। कानून व्यवस्था धराशायी है। लेकिन जो सबसे डरावनी कहानी है वो ये कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिसका डर था, बीते 24 घंटे में वही हो रहा है। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है। बहुत प्रॉब्लम है। भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बांग्लादेश के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक द डेली स्टार ने हिंदुओं के हालात का जिक्र करते हुए अपने अखबार में लिखा है, हिंदुओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमला हुआ। वहीं न्यू एज के मुताबिक हिंदुओं के घर, व्यापारिक संस्थान और मंदिरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये सुर्खियां बांग्लादेश के अखबारों की हैं, लेकिन जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो इन सुर्खियों की तामील करती हैं। रोती हुई इस मासूम के घर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि इनकी खता क्या है। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে। नाराजगी शेख हसीना से, परेशानी आरक्षण से, गुस्सा सिस्टम के खिलाफ, फिर शिकार हिंदू अल्पसंख्यक क्यों? शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से राजधानी ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई।
दो हिंदू पार्षदों की हत्या की खबर है। काजल रॉय के अलावा रंगपुर जिले में अवामी लीग के हराधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक हराधन रॉय को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और इसके साथ ही बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए। पंचगढ़ में हिंदुओं के घरों में लूटपाट के बाद तोड़फोड़ की गई। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने कई मंदिरों पर भी हमला किया। कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। जब देश का प्रधानमंत्री को अपने आवास को छोड़कर भागना पड़ा, हमारे एक मंदिर में भी बम फेंका गया। वहाँ के डेटीज हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल कोई नया है। जिस बांग्लादेश में जो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की आबादी 22% थी, वो साल दर साल घटते हुए 2022 में महज 7.9% रह गई। ये आंकड़े कहते हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन शेख हसीना की सरकार में सरकारी स्तर पर हिंदुओं को थोड़ी बहुत राहत मिलती रही। पर अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के हालात पाकिस्तान जैसे होने का डर सता रहा है। बांग्लादेश में रविवार को शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है। बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहां पर जेसोर जिले में प्रदर्शनकारियों ने एक 5 स्टार होटल में आग लगाकर 24 लोगों को जिंदा जला दिया। गुस्साई भीड़ ने आवामी लीग पार्टी के एक नेता के जावेद इंटरनेशनल होटल में आग लगा दी। इस आगजनी में होटल में मौजूद 24 लोग जिंदा जल गए। खबर है कि बांग्लादेश में आवामी लीग सरकार का विरोध करने वाली उग्र भीड़ ने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगा दी, जो ऊपर तक पहुंच गई थी। देखते ही देखते होटल से आग की लपटें उठने लगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। वहां से कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें कई मंदिर में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला किया गया। एक ही जिले में 12 घरों को आग लगा दी गई, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। खबर है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घर पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर ने भी तोड़फोड़ का वीडियो जारी किया है। इस्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई है। वहीं बांग्लादेश से स्वदेश लौटे भारतीयों में वहां हो रही हिंसा का खौफ साफ नजर आ रहा है। बांग्लादेश से लौटे भारतीयों ने वहां का हालात का जो बयां किया है वो सुनिए। लोकल बंगालीज जिन पे अटैक हुए हैं, बट इंडियंस के लिए इट इज क्वाइट सेफ फॉर द एक्सपैट्स। सो नाउ फ्लाइट सर्विसेज हैज आल्सो बीन रिज्यूम्ड, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंडिया ट्रीटमेंट के लिए आया है। ट्रीटमेंट के लिए जी, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो में तो वहाँ क्या सिचुएशन है? हिंदूज की क्या कंडीशन है वहाँ पर? ना ईजिया से अभी क्या सिचुएशन है बांग्लादेश में? ओके नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो राइट्स वगैरह हो गए थे वहाँ? हमने देखा काफी ज्यादा तोड़फोड़ और वॉयलेशन हो गया। सम वायलेंस इन एरिया, सम एरिया। वहाँ पर मेरा सरकार तो देश पे नहीं है। এখন मेरे देश पे स्टूडेंट में कुछ बोला था। हमारा देश এখন या सेनाबाहिनी के प्रदेश में। स्टूडेंट की क्या कंडीशन? स्टूडेंट এখন ठीक है से स्टूडेंट এখন पैनिक है। पैनिक है वहाँ है। The ground realities army has taken over the situation and currently situation is good. उधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को एक अजीब तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे देश में भी हो सकता है, भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा हो। सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब शिगवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के विमोचन पर बोल रहे थे।
तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का विवादास्पद बयान आया है। उन्होंने तुलना भारत से बांग्लादेश की कर दी। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, जो हालात बने हुए हैं, वो हमारे देश में भी हो सकता है, भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा हो, सही दिख रहा हो। सलमान खुर्शीद दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब के विमोचन पर बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने इजुल फिजुल बयान दे दिया। तो वही सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। भारत में ऐसी परिस्थितियां नहीं बने, ऐसा हम सभी का दायित्व है। तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बन रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार के साथ वो खड़ी है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ वो खड़ी है। परंतु दूसरी ओर कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे और कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व सक्षम है और हम सब जन भी नेतृत्व का साथ देते हुए ऐसी परिस्थितियों से निपटने का, उसमें हम भी उनको संबल दें ताकि हम सब लोग मिलकर के भारत में ऐसी स्थिति न बने। ये हम सब नागरिकों का दायित्व बनता है, हम सब इसको निभाएं। निश्चित रूप से भारत के मित्र और सबसे नज़दीक राष्ट्र बांग्लादेश के अंदर, जिसके आज़ादी या उसका निर्माण करने में भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, आज वहाँ पे जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हैं वो चिंताजनक है। और जिस प्रकार के तत्व आज वहाँ पर अराजकता बनी है वह हमारे लिए भी सोचने का विषय है। देखिए, उनके बयान से उनकी मानसिकता झलकती है, क्योंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंदुस्तान के अंदर देशभक्त लोग हैं, यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ कभी नहीं आएगी। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। 6 प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीख जारी की गई है। 2025 में 17 अगस्त से 12 अक्टूबर में ये भर्ती परीक्षाएं होंगी। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उपनिदेशक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 17 अगस्त 2025 को, भू वैज्ञानिक भर्ती परीक्षा 2024 एवं सहायक खनि अभियंता परीक्षा 2024 31 अगस्त 2025 को प्रस्तावित है ये भर्ती परीक्षा। संरक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन 7 सितंबर 2025 को होगा। सहायक अभियंता संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 28 सितंबर 2025 को होगी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 12 अक्टूबर 2025 को होगी। तो सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास खबर है। आरपीएस ने भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नोएडा पुलिस ने चमत्कार के नाम पर महिलाओं को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और कई शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग विज्ञान के कंधे पर अंधविश्वास का धंधा चला रहे थे। देखिए पैकेज। ऐसे बोलते कि देखो भगा दे, तुम्हारे घर की परेशानी दिखाएं जो तुम्हारे घर में लगी। इतना हल्का सा पानी या दूध डाल दो और थोड़ा ऊपर कर भाई बोल देते कि भाई नजर लगने वाली चीज है वो उतार लो, सोने चांदी जो होता है वो उतार लो। कई हर कोई महिला नहीं उतारती, जो डरी हुई रहती है वो उतार लेती है। सर जी गरीब गुबरा रहते हैं वो उतार लेते हैं, हर कोई नहीं उतारते। इतना करने के बाद सर और कुछ नहीं, फिर इतना कह देते हैं कि ये पकड़ो, ये जो आग लगाई है ये कागज वहाँ फेंक वो फेंक गया। 1 हफ्ता हुआ होगा कम से कम, एक महिला के साथ 2 महिलाओं के साथ करा था, उसके बाद इनमें फंस गया। सुना आपने किस तरह से ये शातिर भोली भाली महिलाओं को ठगने का काम करते थे। घर पर भूत प्रेत का साया, नजर दोष, पितृ दोष और काली शक्तियों का साया, ये शब्द इन शातिरों के हथकंडे थे और अंधविश्वास के इस खेल में काम आता था विज्ञान। बोलते थे कि भाई नजर लगने वाली चीज है वो उतार लो, सोने चांदी जो होता है वो उतार लो। कई
हर कोई महिला नहीं उतारती, जो डरी हुई रहती है वो उतार लेते हैं सर जी, गरीब गुबरा रहते हैं वो उतार लेते हैं, हर कोई नहीं उतारते। ये शातिर ठग जिस रासायनिक क्रिया से आग लगाकर चमत्कार करार दे रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि विज्ञान है। आग लगाने के लिए ठगों का ये गिरोह सोडियम का इस्तेमाल करता था। सोडियम पर जैसे ही पानी पड़ता है वो आग पकड़ लेता है। ऐसे बोलते कि देखो भगाते तुम्हारे घर की परेशानी दिखाएं जो तुम्हारे घर में लगी, इतना हल्का सा पानी या धूप डाल दो और थोड़ा ऊपर कर नोएडा में झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा पुलिस ने किया है। नोएडा पुलिस ने ठगी के इस धंधे में शामिल 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बाबा बनकर सोडियम पर पानी डालकर आग लगाते थे और उसे अपना चमत्कार बताकर लोगों को ठगा करते थे। लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो भोली भाली ग्रामीण महिलाओं को या कहिए कि जो भी कोई धर्मभीरू महिला है जो इनके शिकार जाल में आ जाती है उसको ही फंसा लेते हैं। ये रास्ते में रोक करके उससे ऐसी बातें करते हैं और ऐसी कॉमन समस्याएं जो हर एक फैमिली में होती हैं, हर एक व्यक्ति के साथ होती हैं। जैसा कि उसका कहना है कि हम कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा कहा नहीं मानता, तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ बुरा हो जाता है, तुम्हारा कोई मुसीबत के समय साथ नहीं देता है, तो हर एक को लगता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ होता है। इन ठगों की ठगी का तरीका बेहद सिंपल था। पहले सोडियम और पानी के रिएक्शन से आग लगाना, फिर चमत्कार के नाम पर गहने उतरवा लेना। जेवरात और पैसे मिलते ही ये शातिर ठग फरार हो जाते थे। ये अपने को चमत्कारी साबित करने के लिए सोडियम रखते हैं। आप जानते हैं कि सोडियम जैसे ही नमी पकड़ता है तो तुरंत आग लग जाती है, तो उसमें थोड़ा सा पानी छिड़कते थे सोडियम रख करके जिससे आग लग जाती थी। तो महिला को विश्वास हो जाता था कि ये बहुत ही चमत्कारी है और तब फिर अपनी समस्याएं कहती थी। उसके बाद ये कहते थे कि देखिए ये जो आप अपने गहने पहने हुई हैं उनके द्वारा जो है ये पहले आप उतार दीजिए तभी आपकी समस्या का हल होगा। ये गहने वगैरह उतरवा लेते थे, अपने पास रख लेते थे। जैसे ही महिला वो कागज उठा करके अपना उठा के आगे जाती थी तब तक कि उसका सारा सामान लेके चंपत हो जाती थी। पकड़े गए 5 आरोपियों ने नोएडा में 3 महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया था। इसी के बाद से पुलिस इन शातिरों के पीछे लगी थी। जब पुलिस इन्हें पकड़कर थाने लाई उस दौरान ठगी का डेमो भी कराया गया। आप खुद देखिए ये विज्ञान है या ठग विद्या के मास्टर का चमत्कार। ऐसे बोलते कि देखो भगाते तुम्हारे घर की परेशानी दिखाएं जो तुम्हारे घर में लगी, इतना हल्का सा पानी या धूप डाल दो और थोड़ा ऊपर कर बोल देते कि भाई नजर लगने वाली चीज है वो उतार लो, सोने चांदी जो होता है वो उतार लो। कई हर कोई महिला नहीं उतारती, जो डरी हुई रहती है वो उतार लेती है सर जी, गरीब गुबरा रहते हैं वो उतार लेते हैं, हर कोई नहीं उतारते। इतना करने के बाद सर और कुछ नहीं, फिर इतना कह देते हैं कि ये पकड़ो, ये जो आग लगाई है ये कागज वहाँ फेंक किया। एक हफ्ता हुआ होगा कम से कम, एक महिला के साथ 2 महिलाओं के साथ करा था, उसके बाद इनमें फंस गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से गले की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र और तमाम दूसरी चीजें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए आपको लोकसभा लिए चलते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में वायनाड पर बोल रहे हैं। Everybody came together to help the people. People from different ideologies, different communities, everybody came together and helped. Landslide has cut vital roads and has made it nearly impossible for rescue teams to reach the far reaches. This is, I think, a huge tragedy, sir. And it's a very concentrated tragedy located in one very specific area. So I would urge the Union government to support a comprehensive rehabilitation package for Wayanad, including for building disaster resilient infrastructure and to help the affected communities. I would also like to urge the Union government to enhance the compensation that people are getting. And finally, I would also like to urge the government to declare the Wayanad landslides as a national disaster. और इसी के साथ देश और दुनिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान।
जाऊं।